नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एज़ यू गाइज आर अवेयर कि हम लोग जीएस पेपर 1 की डिस्कशन कर रहे हैं जो कि मेंस 2020 में कंडक्ट किया गया। और इस पेपर के हम ऑलरेडी आपके सामने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सामने हम पेश करने वाले हैं पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में आपके साथ चर्चा करी जाएगी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से पूछे हुए सवालों के बारे में। राइट। सो बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। स्पेशली पार्ट 1 को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एक ब्रॉड ट्रेंड एनालिसिस की है इस पूरे पेपर की, जिसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा कि ये पिछले साल के पेपर्स में किस तरीके से बैठता है। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर वी बिगिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी का जो ओवरऑल वेटेज है वो किस तरीके से बदला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इस साल आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कुल मिला के 8 क्वेश्चंस हैं जो कि ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। इन 8 क्वेश्चंस में से जो आपके 4 क्वेश्चंस हैं ये 10 नंबर के हैं, और जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस हैं ये 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं। यानी कि कुल मिला के जो ज्योग्राफी की मार्क्स की वेटेज हो गई ये हो गई 60 + 40 = 100। सो इस साल 2020 में आपसे 100 नंबर की ज्योग्राफी पूछी गई थी। अगर आप 2019 देखें तो उस समय भी 100 नंबर की ज्योग्राफी पूछी गई थी। अगर आप 2017 देखें तो उस समय भी 100 नंबर की वेटेज ज्योग्राफी को मिली थी। केवल 2018 की बात है जब ज्योग्राफी को वेटेज थोड़ी सी कम मिली थी, दैट इज़ 85 मार्क्स। और इस साल अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे ये 7 थे। सो अगर आप देखें ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादातर ट्रेंड इसी चीज़ को सपोर्ट करता है कि मैक्सिमम जो है वो 8 सवाल ही पूछे गए हैं। इनफैक्ट इसके पहले की भी अगर आपको पैटर्न देखना है तो जब से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है 2013 से लेके उसके बाद 14, 15 और 16, इन चारों सालों में भी हर बार ज्योग्राफी को वेटेज अच्छी खासी मिली है। ऑल इन ऑल अराउंड 90 मार्क्स का जो वेटेज है वो ज्योग्राफी को मिलता ही है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90 मार्क्स प्लस जो है 7 to 8 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। ये बताने की अहमियत केवल इतनी है कि आप ज्योग्राफी को लाइटली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को बिलोंग करते हैं उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो लोग नहीं बिलोंग करते हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्योग्राफी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और इसको डाउनलोड करें। और यदि आप आने वाले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो कि जून 2021 में होने वाला है, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया हुआ है। ऑल राइट, पहला सवाल, डिस्कस द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। देखिए, सबसे पहले एज ऑलवेज हम अप्रोच को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आंसर स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। ज्योग्राफी में अप्रोच में ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और क्वेश्चंस काफ़ी फैक्चुअल होते हैं। तो जैसा कि आपके सामने सवाल है, ये 150 वर्ड्स का सवाल है और 10 मार्क्स में पूछा गया था। यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कम पैसिफिक जोन। सर्कम पैसिफिक जोन वही एरिया है जिसको कि अक्सर ज्योग्राफी में रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, दिस एंटायर थिंग जो कि ये बनाई गई है ये आपका सर्कम पैसिफिक जोन है, जो कि बहुत फेमस है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स और सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज इसी पर्टिकुलर सर्कम पैसिफिक जोन में देखने को मिलते हैं। इसी के बारे में पूछा गया है कि आपको इसकी जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करनी है। तो जो जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बैठेगा इसके इर्द गिर्द कि सर्कम पैसिफिक जोन असल में क्या है। आपको इंट्रोड्यूस करना होगा सर्कम पैसिफिक जोन को। बहुत ही संक्षेप में आप बताएंगे कुछ 20 से 30 वर्ड्स में कि असल में सर्कम पैसिफिक जोन कहाँ पाया जाता है और इसकी खासियत क्या है। तो कहाँ पाया जाता है वो आप बता देंगे। देखिए, सर्कम पैसिफिक जोन इज द पाथ लोकेटेड एट द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। इसका दूसरा नाम रिंग ऑफ फायर भी है। दुनिया के 75% से भी ज़्यादा जो वॉल्केनोज हैं और 90% से भी ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स हैं वो केवल और केवल इस जोन में देखने को मिल जाते हैं। ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, और साथ में आपने ये डायग्राम बनाना ये अति अनिवार्य है
इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप मान के चलिए कि आपको 10 नंबर में से मार्किंग नहीं की जाएगी, आपकी जो मार्किंग है वो मैक्सिमम 7 मार्क्स में से की जाएगी। तो यहाँ पे डायग्राम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और सेकंड पार्ट, आपको जो आपकी बॉडी आएगी क्वेश्चन की, वहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट आर द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कमपैसिफिक जोन। और यहाँ पे हम बात करेंगे जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये हॉर्स शू शेप में देखने को मिलता है। हॉर्स शू कैसा होता है? हॉर्स शू कुछ इस तरीके से होता है, तो वैसा ही आपको देखने को मिलता है आपका सर्कमपैसिफिक जोन। इसके बाद यहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स मिलते हैं, वॉल्केनोज मिलते हैं और टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज भी देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज तो है ही हैं, किस तरीके से ये प्लेट बाउंड्रीज बनी हुई हैं जो कि जगह जगह पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद इसमें जो है कई सारी आइलैंड आर्क्स भी आपको देखने को मिलती हैं। ये भी आप बता सकते हैं आइलैंड आर्क्स में कई सारे हैं। इंडोनेशिया का आर्कीपेलेजो है, उसके बाद फिलीपींस है, जापान है, क्यूराइल आइलैंड्स हैं, एलुशियंस हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ये जावा ट्रेंच, ये वाला आपका हो गया इंडोनेशिया आर्कीपेलाजो। उसके बाद ये आपका फिलीपींस हो गया, ये आपका जापान हो गया, ये आपका क्यूराइल हो गया और ये आपका एलुशियन आइलैंड्स हो गया। तो आपका एलुशियन ट्रेंच के बाजू में है। तो ये आपके हो गए जो है आइलैंड आर्क्स। इसके बाद सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसमें आप इसके बारे में जितना बता सकते हैं बताइए, जितना आपको मालूम है उतना बताइए। बहुत सिंपल है। अगर आप देखें जो प्लेट्स हैं वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस तरफ पे नास्का प्लेट है, इस तरफ पे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पे आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये आपकी हुआन डी फूका प्लेट है। जितनी आप प्लेट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं उतना आपके लिए और नंबर ये लेकर आएगा। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ध्यान रखिए जब आपको डायग्राम बनाना है तो आपको इन प्लेट्स के बारे में लेबलिंग भी करनी होगी, तभी एग्जामिनर को समझ आएगा कि जी हाँ, बच्चे को प्लेट्स के बारे में जानकारी भी है, क्योंकि ये इसके जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद आपने बता दिया कि प्लेट्स के साथ साथ यहाँ पे ओशियन ट्रेंचेस भी देखने को मिलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस भी हैं और अर्थक्वेक एपिसेंटर भी हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे फॉल्ट लाइंस मिल रही हैं। यहाँ पे आपने ये भी बता दिया प्लेट्स के बारे में, ईस्टर्न सेक्शन में आपकी नास्का प्लेट है और आपकी कोकोस प्लेट है, नीचे आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है। उसके बाद आपने वेस्ट में बता दिया कि पैसिफिक प्लेट है और जो कि कमचतका पेनिनसुला के साथ मिलती है। और क्योंकि आपने देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि जो ये वाली प्लेट्स हैं, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला और जो ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं किस तरीके से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेंच बनता है, यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क बनती है। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा आंसर खत्म हो जाता है। 2 डायग्राम्स आपने बना दिए, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट कहीं पर नहीं बना, आपने 2 डायग्राम्स बना दिए, प्लस आपने बता दिया कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इसके थ्रू आपके पूरे 10 नंबर का काम पूरा हो जाता है। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इतनी सी बात है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि आप इसको भी जो है और भी अच्छा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जितना प्लेट्स के बारे में बताएंगे, जितना एग्जांपल्स देंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर जितना हमने आपको बताया है आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। दीज वर द ईजीएस्ट 10 मार्क्स जो कि आपको इस साल लेने थे। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के बेस पे पूछा गया है। ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी का एक तरीके से मिश्रण है ये। द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स। अब देखिए अगेन सिमिलर अप्रोच है, ये आपका कीवर्ड है तो पहले आपको इसको डिफाइन करना होगा। इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे ब्रीफली डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन, और उसके बाद आपको जस्टिफाई करना होगा कि जो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है असल में वो कोई क्लाइमेटिक बाउंड्रीज फॉलो नहीं करता है, ठीक है। किस तरीके से वो क्लाइमेटिक रीजन्स के थ्रू स्प्रेड होता जा रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है। गिव रीजन्स वाई द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन इज स्प्रेडिंग थ्रू वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स। आपके सामने है सबसे पहला, जो इसकी डेफिनेशन है, सबसे बेहतरीन डेफिनेशन देने वाला यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन बनती है। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देता है। लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरफेस पे लाई करता है, एक ऐसा प्रोसेस है। सो अगर आपका जो भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी जो गुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही है, फिर भले वो एरिड एरियाज हों, सेमी एरिड एरियाज हों या फिर ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज हों, इट कैन बी ड्यू टू एनी फैक्टर, फिर भले वो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हों या फिर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हों, अगर ये सब देखने को मिलता है तो इसको हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, केवल इतनी चीज़ याद रखनी है, लैंड डिग्रेडेशन इन दीज एंड दीज एरियाज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स विच इंक्लूड क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन activities is called as
डिजर्टिफिकेशन। इट इज़ कॉज बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों हिस्सा रखती हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। इसमें देखिए रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है। अब असल में क्या है कि इसमें आपको केवल कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन नहीं बताने हैं, आपको कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन इस तरीके से बताने हैं कि डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है वो असल में क्लाइमेटिक बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आगे जा जाकर वो असल में हर एक रीजन में फैलता जा रहा है। रोल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज आप बताएंगे, द क्लाइमेट चेंज हैज ऑल्सो एक्सेलरेटेड द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस, द क्लाइमेट चेंज इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, रादर इट हैज अफेक्टेड द एंटायर ग्लोब। सो हमने क्या बताया कि देखिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो विश्व के किसी एक कोने तक सीमित नहीं है, क्योंकि वो विश्व के हर एक कोने तक जा रहा है, इसीलिए जो उसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है ये भी विश्व के हर एक कोने तक जा रहा है। इसके अलावा जो आपकी लोकल लोगों की जो गतिविधियां हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन या फिर ओवर ग्रेजिंग वगैरह वगैरह, जो लैंड मैनेजमेंट, जो भूमि प्रबंधन का जो तरीका है वो असतत है, ये सब चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। साथ ही में प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग डिजर्टिफिकेशन इज प्रीटी हार्डर बिकॉज इट टेंड्स टू इमर्ज रिलेटिवली स्लोली। अब इसमें क्या है कि देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं असल में, लेकिन इस क्वेश्चन में यदि आपने मैप नहीं बनाया तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको हैंडमेड मैप बनाना होगा, जो आपके सामने मैं अभी बनाने वाला हूँ। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है अफ्रीका का, या फिर इंडिया का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से आता है। आप किस तरीके से दिखा सकते हैं इसको फॉलो कीजिए। देखिए अफ्रीका का यदि आपको मैप बनाना है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, वहाँ पर आपको किस तरीके से दिखाना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मैप को बनाएं, और किस तरीके से जो साहेल रीजन है, ये वाला रीजन है, आपको मालूम होगा साहेल का रीजन कहा जाता है इसे, साहेल रीजन कहा जाता है इसे। सो यहाँ से आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप इसको ये दिखाएंगे कि साहेल रीजन किस तरीके से धीरे धीरे जो है ये बढ़ रहा है। ठीक है, किस तरीके से ये इसका जो एरिया है ये अब फैलता जा रहा है, साहेल रीजन यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे चला गया है। ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप दिखाएं कि साहेल रीजन जो है अब ये फैल रहा है, जो कि ये बताता है कि डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस अब और भी बढ़ रहा है। साहेल का जो रीजन है ऐसा माना जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा सूखा रीजन है, जो कि अब तेज़ी से बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आपको इंडिया का मैप बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं, और उसमें आप दिखा सकते हैं किस तरीके से जो आपका थार डेजर्ट है वो किस तरीके से फैल रहा है। सो इसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो थार डेजर्ट है वो किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कुछ इलाकों में फैलता जा रहा है। सो इस तरीके मैप्स आपसे एक्सपेक्टेड हैं, ताकि आपने ये बता दिया कि देखिए जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट है वो यहाँ पर है, लेकिन अब ये एग्जिस्टिंग डेजर्ट और भी फैल रहा है, जो कि बताता है कि डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस अब हाथ से निकलता जा रहा है। और यही आपसे एक्सपेक्टेड था। ये दो डायग्राम आपको बनाने थे और साथ में आपने कुछ पॉइंट्स बताने थे, जिसके थ्रू आपको इस मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल सकते थे। अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ, अगर आप कंक्लूजन देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। कंक्लूजन बड़ी स्टैंडर्ड कंक्लूजन है कि डिजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। जब भी आपको कंक्लूजन ना समझ आए, आप एसडीजीज़ की बात कीजिए कि एसडीजीज़ अगर हमें पूरे करने हैं, अगर हमें उनको अचीव करना है, अगर हम उनके लक्ष्य को पूरा करना है, तो डिजर्टिफिकेशन हमें पीछे खींच रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन मस्ट बी एड्रेस्ड इफ द ग्लोबल कम्युनिटी वॉन्ट्स टू अचीव द एसडीजीज़ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क। दैट्स ऑल। इससे आपका आंसर समाप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये अगेन 10 मार्क्स में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। यूपीएससी 2014 का सवाल है ये। Bring out the relationship between the shrinking Himalayan glaciers and the symptoms of climate change in the Indian subcontinent। तो बताना है किस तरीके से कि हिमालयन ग्लेशियर्स का जो इम्पैक्ट है वो भारत के जो जल संसाधन है उनके ऊपर एक बहुत ही लंबी, हम कहें लंबी आयु में किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, लंबे काल में किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो यही आपसे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि पहले आप बताएंगे कि हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वो कितनी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और वो कहाँ कहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं। आप बता सकते हैं कौन से हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, उनका नाम ले सकते हैं, और फिर उसके रेट की बात कर सकते हैं। दैट इज़ द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। एंड देन सेकेंड आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप उसके इम्पैक्ट की बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स, जितने आप पॉइंट्स देंगे उतना आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तरह तरह के इम्पैक्ट आप बता सकते हैं कि आज फ्लड आ सकता है, लेकिन आगे जाके शायद ड्रॉट का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो नदियाँ आज बहती जा रही हैं, जो पूरा साल बहती हैं, वो आगे जाके शायद ना बह पाएंगी। तो ये अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे।
So discuss briefly the process of melting of Himalayan glaciers and explain its impact on the water resources of India. ये आपसे यहाँ पे expected है। देखिए सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कुछ ब्रीफ पॉइंट्स आपको बताना होगा। आपको मालूम भी होना चाहिए कि दुनिया में आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद यदि कहीं पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ का सबसे ज़्यादा आपको जो है लोड देखने को मिलता है वो केवल और केवल हिमालयन माउंटेन्स में ही देखने को मिलता है। दे आर द थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आइस एंड स्नो इन द वर्ल्ड आफ्टर अंटार्कटिका एंड आफ्टर द आर्कटिक। यानी कि आपका नॉर्थ पोल और आपके साउथ पोल के बाद अगर हम दुनिया की तीसरी पोल किसी को बोलते हैं तो वो हिमालयन माउंटेन्स को कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स, इतने ज़्यादा आइस और स्नो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती है। सिंस द अर्ली 1900s द हिमालयन ग्लेशियर्स हैव बिन रैपिडली मेल्टिंग। क्योंकि जब से आपकी आइस एज ख़त्म हुई है, जब से आपका हम कह सकते हैं कि जो आपका क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है, तब से हम देख रहे हैं कि हिमालयन ग्लेशियर्स में रैपिड मेल्टिंग देखने को मिल रही है। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ एट द रूट ऑफ दिस फिनोमिना। तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि जो क्लाइमेट चेंज है वो नेचुरल कारणों की वजह से है, वो कहीं ना कहीं जो है मानवीय गतिविधियों की वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो चुका है। इसमें ओवर कंज्यूमरिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। अब देखिए हमने क्या किया, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, हमने अपने इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ें बता दी। सबसे पहले हमने बताया कि देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है, ये दुनिया की तीसरी पोल कहा जाता है। फिर हमने ये भी कहा कि ये तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, किस टाइम पीरियड से, सिंस द अर्ली 1900s। क्यों मेल्ट हो रहे हैं, हमने इसकी कॉजेज़ की बात कर ली। एंड सबसे बड़ी बात हमने ब्रीफली बात करी, हमने केवल एक लाइन में बोला कि जो ओवर कंज्यूमरिज्म है, जो कि भौतिक समृद्धि के लोग पीछे भाग रहे हैं, और जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक गर्मी बढ़ रही है, और जो इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार पर्यटन है जो बढ़ रहा है, जो कि मेन कॉज बन चुका है ऑफ द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में कई चीज़ों को कवर कर लिया है और अब आप बताएंगे इसका प्रभाव क्या पड़ता है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। देखिए शॉर्ट टर्म में प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो नदियां हैं जितनी जल्दी ऊपर से ग्लेशियर्स फटेंगे, टूटेंगे, बहेंगे, उन नदियों में उतना ज़्यादा जो है बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, एक्सट्रीम फ्लडिंग बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन द अब्रप्ट राइज इन वाटर इनपुट टू अदर वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स एंड सीज। ये तो ऑब्वियसली बात है। साथ ही में लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जब आपके ऊपर के ग्लेशियर्स खत्म हो चुके होंगे तो उन्हीं नदियों में जिनमें आज ज़्यादा पानी बह रहा था, क्योंकि अब ग्लेशियर पानी सप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे सूखा देखने को मिल सकता है और लैंड का डिजर्टिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद ग्लेशियर्स जो हैं अगर ये ख़त्म होते जा रहे हैं तो नीचे जो पीने वाला पानी है, जो पेयजल है, जो फ्रेश वाटर है, ये भी आपका ख़त्म होता हुआ शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो नदियाँ तो ख़त्म हो रही हैं और नदियाँ आगे जाके कहाँ कहाँ पे पानी सप्लाई करती हैं, आपके एग्रीकल्चरल सोर्सेज बनते हैं, उसके बाद आपके इरिगेशन का स्रोत बनता है, उसके बाद आपके घरेलू स्रोत बनता है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। अगर आप देखें, अगर आपका जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो फिक्स्ड डिपॉजिट है स्नो का वो नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से ड्राइंग ऑफ दी स्प्रिंग्स इन द माउंटेन रीजन्स भी देखने को मिलेगा। जो आपके झरने हैं, जो आपके पानी के स्रोत आपके माउंटेन रीजन्स में देखने को मिलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सूखे पड़ सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। यही नहीं, अगर आप ये भी देखें कि जब जैसे जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एल्बीडो ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी इसके ऊपर भी काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि आगे जाके अगेन रेनफॉल के अमाउंट पे भी प्रभाव डाल सकता है। सो देयर आर वेरियस इम्पैक्ट्स जो कि देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगेन अगर आपको दिखाना है डायग्राम तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो इट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि इसमें जो सवाल पूछा गया है वो असल में ह्यूमन ज्योग्राफी का सवाल पूछा गया है कि इसका इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेज पे क्या होगा। ये क्वेश्चन असल में फिजिकल ज्योग्राफी का नहीं है, ये क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी का है, जहाँ से आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये बताएंगे कि असल में इसका इम्पैक्ट क्या होगा वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। सो कंक्लूजन में आपने वही चीज़ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, आप वही चीज़ बताएं कि यदि हमें अपने SDGs को अटेन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करना है, तो हमें ये सब चीज़ें करनी होंगी। आप बता सकते हैं हिमालयन ग्लेशियर्स आर क्रूशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। There is an urgent need to undertake comprehensive study of the evolving situation of glaciers and address the immediate challenges। आपने सिंपल सी कंक्लूजन देनी है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम जो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हैं इनको हम तुरंत से तुरंत इनको ठीक करें, इनको एड्रेस करें, सो दैट हम हिमालयन रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अगेन एक तरह से रेपिटेशन है, क्वेश्चन बहुत पहले और ये बहुत बार आ चुका है। ये तो हमने आपको जो रेपिटेशन बताई है केवल 2014 वाली रेपिटेशन बताई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं आया, उसके पहले भी ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है।
अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स। आपको बताना है कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो आज की डेट में सोर्स मटेरियल से दूर क्यों जा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से ये रॉ मटेरियल के पास लोकेटेड होना प्रेफर करती है। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये हर एक तरह की लोकेशन पे देखने को मिलती है। रॉ मटेरियल के पास देखने को मिलती है, मार्केट के पास देखने को मिलती है, पोर्ट्स पे देखने को मिलती है, रॉ मटेरियल और मार्केट के बीच में देखने को मिलती है। ये आपको हर जगह पे देखने को मिलती है। अब इसका जो लोकलाइजेशन के फैक्टर्स हैं वो असल में बदल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल रॉ मटेरियल की लोकेशन के पास ही देखने को मिलेगी, अब ये आपको मार्केट के पास और पोर्ट्स के पास भी देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब रॉ मटेरियल जो है आपको जगह जगह से मिलना शुरू हो चुका है। सो इसीलिए आपको ये बतानी है चीज़ें कि असल में जो ये है इसका जो अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन, आपको यही अकाउंट देना है कि अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। और जब आप अकाउंट कर रहे होंगे तो अकाउंट में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसके पीछे कारण भी देंगे कि असल में जो इंडस्ट्री है ये अब रॉ मटेरियल से दूर जाके ये मार्केट पे क्यों मिल रही है और ये हमें यहाँ पे पोर्ट्स के पास क्यों मिल रही है। इन सब चीज़ों के कारण आपको देने होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा गया कि ये भारत में क्यों हो रहा है, तो आपको जो एग्जाम्पल्स हैं अगर आप भारत के बाहर से एग्जाम्पल दे सकेंगे तो और भी बेहतर होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बताना है कि जो आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन देनी होगी कि असल में इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती थी, और फिर आप बताएंगे किस तरीके से जो इसकी नई लोकेशन देखने को मिल रही है, ब्रीफली अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन इन द कमिंग टाइम। ठीक है, सो ये आपकी अप्रोच है। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड एंड इंडिया, गिव रीजंस बिहाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। बात खत्म। देखिए, मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन एंड स्टील इन द वर्ल्ड आर चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, यूक्रेन, इंडिया, फ्रांस, इटली एंड द ग्रेट ब्रिटेन। ये आपके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मेन प्रोड्यूसर्स आज बन गए हैं, ये जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, जब से औद्योगिक क्रांति आई है, तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो यही रहे हैं, वो सेम रहे हैं। इन इंडिया द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड मेनली इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये भी हमें मालूम है कि जो अधिकतर हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो देखिए रोडकेला का स्टील प्लांट है, उसके बाद विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट है, उसके बाद भिलाई का स्टील प्लांट है, उसके बाद दुर्गापुर का स्टील प्लांट है। जो सारी की सारी हैं या तो साउथ इंडिया में है, वेल्लोर में स्टील प्लांट, वेल्लोर में स्टील प्लांट नहीं है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आपको बताना है कि किस तरीके से ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में लोकेटेड हैं। और ये इंडस्ट्रीज़ यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल आर लोकेटेड इन द रीजन वेयर रॉ मटेरियल्स आर लोकेटेड। आई टोल्ड यू, इसमें आपने डायग्राम भी देखा होगा, बहुत अच्छा डायग्राम बनता है एक ये वाला जो ट्राइंगल बनता है, जिसमें आप बना के दिखाते हैं किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये असल में ये आपकी मार्केट है, ये R1 R2 आपकी रॉ मटेरियल की लोकेशन है। जो इंडस्ट्री है ये R1 और R2 के पास लोकेटेड होती है और मार्केट से दूर लोकेटेड होती है। दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड। इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो आपके दो मेन रॉ मटेरियल हैं वो आयरन ओर और कोल हैं, और दोनों ही वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। देयरफॉर एन ऑप्टिमम लोकेशन फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री शुड बी द रॉ मटेरियल सोर्सेज, क्योंकि आपका दोनों के दोनों जो रॉ मटेरियल हैं वो असल में वेट लूजिंग है। अगर आप इनको ज़्यादा लंबी दूरी तक लेके जाएंगे तो इनका जो खर्चा है वो बहुत बढ़ जाएगा दूरी तक ले जाने में, क्योंकि भारी होते हैं और क्योंकि ये वेट लॉस करते हैं। इसीलिए आपको इंडस्ट्री इनके पास ही लोकेट करनी पड़ती थी पारंपरिक तौर पे, लेकिन आज चीज़ें बदल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे दुर्गापुर है, बर्नपुर है, उसके बाद बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलाई है, रोडकेला है, गोपालपुर है, विशाखापट्टनम है, यहाँ पे इधर रत्नागिरी में है, विजयनगर में है, देन भद्रावती का बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, न्यू मैंगलोर में, सेलम में है। राइट, आई वॉज फॉरगेटिंग सेलम, मैं वेल्लोर बोल रहा था लेकिन सेलम में है। ठीक है, ये आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री आज बहुत ही भारी मात्रा में लोकेटेड है। सो मेनली आपका जो है ईस्टर्न में लोकेटेड है और यहाँ पे आपका सदर्न इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, लेकिन अब जो है द रीजन ऑफ डिस्टेंट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम की रॉ मटेरियल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सबसे पहले ऑप्टिमल लोकेशन, एज अ लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स आर रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री। देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि केवल आयरन ओर और स्टील ही आपको जो है रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए। अब आपको रॉ मटेरियल के तौर पे और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। द अदर रॉ मटेरियल्स बिसाइड आयरन ओर एंड कोल एसेंशियल फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री आर लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज एंड
फायर क्ले, आपको ये चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑल दीज रॉ मटेरियल्स आर ग्रोस वेट लूजिंग, देयरफॉर द बेस्ट लोकेशन फॉर आयरन स्टील प्लांट्स इज नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक रॉ मटेरियल के आधार पर लोकेशन देखनी है, आपके और कई सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप लोकेशन को देख रहे हैं। उसके बाद जो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स है, ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोकेशन है, जो इनका आज की डेट में जो इनका लोकेशन है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है। देन प्रॉक्सिमिटी टू द पोर्ट्स, द स्टील इंडस्ट्री इज प्लान इन सच अ वे दैट द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव। आपको ये भी तो देखना है कि एक्सपोर्ट करना है। सबसे बड़ा इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट जो है, जो आपने पोर्ट पे बनाया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा जो इंडिया का स्टील है ये असल में ऑस्ट्रेलिया जाता है। ठीक है। तो क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया में स्टील भेजना है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टील प्लांट है वो असल में एक बंदरगाह के पास में लोकेटेड हो, इसीलिए विशाखापट्टनम में ये बनाया गया है। उसके बाद केवल यही कारण नहीं होता कि जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिले या फिर मार्केट मिले, कभी कभार आपको देखना होता है कि जो विकास है वो भी असल में संतुलित ढंग से हो, वो भी असल में बैलेंस्ड तरीके से हो। तो गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड स्टील हब इन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नदन आंध्र प्रदेश। और इस योजना का नाम भी आपको मालूम होगा, जिसका नाम है पूर्व उदय योजना। तो ये जो पूर्व उदय योजना है, इसमें सबसे बड़ा पार्ट है जो ओडिशा में शुरू किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से बात यही है कि भारत इसमें करना चाहती है कि बैलेंस डेवलपमेंट हो। जो ऐसी स्टेट्स हैं जो कि पिछड़ी हुई हैं, ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, उन स्टेट्स में विकास तभी हो पाएगा अगर हम वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज़ को लेकर आएंगे। अगेन इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी आपको ऐसे आंसर का जवाब देना है तो बहुत सिंपल तरीका होता है जवाब देने का। आप बता सकते हैं, फैक्टर्स को हमेशा दो तरीक़ों से बांट सकते हैं। एक होते हैं आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, और दूसरा आपका बन जाता है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सिंपल, अगर आप इस तरीके से तोड़ देते हैं क्वेश्चन को तो बहुत सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आपने बता दिया कि लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसके बाद आपने प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स, फिर आपने बताया प्रॉक्सिमिटी टू द पोर्ट्स। और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में आपका एक तो आ गया बैलेंस डेवलपमेंट, और ये देखिए अदर फैक्टर्स में इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग लोकेशंस ऑफ स्टील एंड द आयरन इंडस्ट्री। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी फैक्टर को आप मिस नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये इस साल की ज्योग्राफी में समझता हूं बहुत ही आसान थी, किसी भी तरह के बाउंसर्स आपको देखने को नहीं मिले थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, हम बचे हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट वीडियो की लेंथ भी मेंटेन रहे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है अब डिस्कस करने वाले हैं, ये 250 वर्ड वाला क्वेश्चन है, यानी कि 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो आपके साथ कवर किया जाएगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड इंटरप्टेड नेविगेशन, क्रिटिकली एग्जामिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बताना है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है ये क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बताना होगा, समझाना होगा। देखिए, इंट्रोड्यूस द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ब्रीफली। आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं कि भारत में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए उठाए गए हैं, जिनका प्रस्ताव रखा गया है, जो कि अभी आजकल पाइपलाइन में चल रहे हैं। उसके बाद बोला गया है कि इट कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन। तो आपको 3 चीज़ें बोली गई हैं, ड्रॉट है, फ्लड है और नेविगेशन है। फिर बोला गया है क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, तो आपको जब क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो पहले आप बताएंगे जी हाँ, इनके बहुत फ़ायदे हैं। ड्रॉट को लेके फ़ायदा है, बिल्कुल है। फ्लड को लेके फ़ायदा है, बिल्कुल है। नेविगेशन को लेके फ़ायदा है, कैसे है? क्योंकि आप इनलैंड नेविगेशन जो है इसको प्रमोट कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन बोला गया है तो आपको बताना होगा कि साथ में इसके कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको हमें सुलझाना होगा। अगर हम उन चुनौतियों को नहीं सुलझाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ सकती हैं। ये मतलब होता है क्रिटिकली एग्जामिन का। क्रिटिकली एग्जामिन में आपको पहले कुछ पॉजिटिव और उसके बाद कुछ नेगेटिव चीज़ें बतानी पड़ती हैं। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का मतलब कुछ चैलेंजेस होते हैं कि अगर हम इन चैलेंजेस को ठीक कर लेंगे तो शायद ये चीज़ें आगे जाके हमारे लिए और बेहतर काम कर सकती हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स को हमेशा प्रोज एंड कॉन्स की तरह ना समझें। प्रोज को तो प्रोज की तरह ही समझें, लेकिन कॉन्स को समझें चैलेंजेस की तरह, जो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं। अगर हम उनको सुधार लेंगे तो हमारे जो प्रोज हैं वो और भी बेहतर हो सकते हैं। This is what is expected from you. Critically examine whether the project would address challenges to the multi-dimensional interrelated problems of drought, flood and interrupted navigation. Clear है बात? अब देखिए,
Interlinking of rivers has been envisaged as a geo-engineering solution to the uneven water distribution problems in the country. अब लेकिन क्या है, आपको ये भी समझना होगा कि अब जो आपसे पूछा जा रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पूछा जा रहा है। इवन दो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, बट आपको समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये असल में भारत के संदर्भ में ही पूछा जा रहा है। The project will transfer surplus water from one river to the another river in water scarce region. ये हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। आपने 20 से 30 वर्ड्स में बता दिया कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स क्या है। ये एक जियो इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे पानी को भेजेगा, ऐसी जगह पे पानी को भेजेगा जहाँ पे पानी कमी है। कहाँ से भेजेगा, जहाँ पे पानी की कमी नहीं है। ठीक है, अब किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा, देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड। सम रिवर्स हैव परसिस्टेंट फ्लड प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी नदी से पानी को दूसरी नदी में भेज रहे हैं जहाँ पे बहुत बाढ़ की दिक्कत आती है, तो वहाँ बाढ़ की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कोसी रिवर इन बिहार की जो लिंकिंग हो रही है, कोशी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट वुड सॉल्व द फ्लडिंग प्रॉब्लम्स इन नॉर्दर्न बिहार टू ग्रेट एक्सटेंट। आपको मालूम होगा कोसी नदी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सॉरो ऑफ बिहार। सॉरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ दी फ्लडिंग जो कि ये हर साल करती है। उसके बाद इरिगेशन के बेनिफिट्स जो आपका सिंचाई के लाभ मिलेंगे आपको। इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी वुड ब्रिंग इरिगेशन बेनिफिट्स टू द नॉन इरिगेटेड एरियाज। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे सूखा पड़ता है, नदियों का पानी नहीं आता है, अगर हम वहाँ पे पानी को ले जाएंगे तो वहाँ पे सिंचाई के बहुत सारे लाभ वहाँ के कृषि के क्षेत्र को मिल सकते हैं। Round the year navigation, interlinking of rivers would greatly increase network of navigable streams across the country. आप बता सकते हैं किस तरीके से जो भारत में असल में हमारा इनलैंड नेविगेशन होता है वो कितना कम है, जितनी बड़ी हमारी कंट्री है, जितना बड़ा हमारा देश है, उसके संदर्भ में कितना कम होता है, जो कि अब बढ़ सकता है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स एज ड्राइड अप फॉरेस्ट एंड लैंड्स विल बी रिप्लेनिश्ड। ऑब्वियसली जो आसपास के हमारे खेत खलिहान तो हैं ही, लेकिन जो आसपास के जंगल हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। दिस वुड इंक्रीज द इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज एरियाज। साथ ही में जो बिजली का जनरेशन हो सकता है वो भी पॉसिबल है, क्योंकि उन नदियों पे जिनमें पानी नहीं आता है अब आप पानी ला सकते हैं, डैम बना सकते हैं, फिर पानी को स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं। ये सभी फ़ायदे होते हैं अगर आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था आपने कुछ चैलेंजेस भी बताने हैं। चैलेंजेस क्या हैं, देखिए, सबसे पहले तो जो नेविगेबल स्ट्रीम्स हैं दे नीड टू हैव कंसिडरेबल डेप्थ विद अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर विच मे नॉट बी पॉसिबल एवरीवेयर विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह इसके थ्रू नेविगेट कर पाएंगे, बिकॉज यदि मान लीजिए आपने इस नदी में से निकाल के इस नदी में पानी डाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पानी की जो गहराई है वो उतनी नहीं हो पाई है, तो उस केस में आप नेविगेशन नहीं कर पाएंगे। Ecological impact of interlinking of rivers, especially on the formation process of monsoon, are still not known fully. ये एक बहुत बड़ी स्टडी है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है कि अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करते हैं, अगर हम रिवर्स का जो फ्लो है उसको अपने हिसाब से बदलते हैं, वो किस तरीके से बारिश को प्रभावित करेगा, भारत का जो मानसून है उसको प्रभावित करेगा, ये नहीं मालूम है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे जाके हो सकता है। The drought-prone areas are water stressed largely because of mismanagement and not necessarily because of non-availability of water. तो ये कहना चाहते हैं कि जो ड्रॉट-प्रोन एरियाज़ हैं असल में वहाँ पर प्रबंधन की कमी है, ना कि वहाँ पे पानी की कमी है। तो अगर प्रबंधन इंप्रूव कर लें तो शायद वो अच्छा सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो कंक्लूजन में देखिए, आपको साथ देना है इसमें सरकार का। सरकार क्या कर रही है, सरकार यहाँ पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर रही है, तो आपको सरकार का साथ देते हुए कहना है जी हाँ सरकार सही कर रही है। ठीक है, आपको बोलना है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सोर्सेज इन द कंट्री, हाउएवर दिस मस्ट नॉट बी सीन एज अ पनीशिया। ठीक है, जब तक हम इसके सामने जुड़ी हुई चुनौतियों को नहीं ठीक करते हैं तब तक हम इस चीज़ के जो असली लाभ है नहीं उठा पाएंगे, यही आपको बताना है। कंक्लूजन में, अगर कोई चीज़ सरकार कर रही है उसको भी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला गया है, तो साथ आपको सरकार का ही देना है, लेकिन बोलना इस तरीके से कि जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, अगर हम उनको सुलझा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय के लिए। यही आपसे एक्सपेक्टेड है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। आई होप बात क्लियर है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली और आखिरी वीडियो में, जिसमें कि हम जीएस पेपर 1 को वाइंड अप करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बचे हुए 3 सवाल और मॉडर्न इंडिया के 2 सवाल। वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, मज़ा आएगा उनको कवर करने में। तब तक के लिए आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।